नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है जो आदिकाल से संबंधित है। तो आइए अंत तक बने रहिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पॉइंट। यूनानी विद्वान हेरोडोटस, जिसको हेरोडोटस बोलते हैं, तो यूनानी विद्वान हेरोडोटस का कार्यकाल 456 से 545 ईसा पूर्व था। इटालियन विद्वान विको का कार्यकाल 1668 से 1744 ईसा पूर्व था। जर्मन दार्शनिक कांत, जो 1700 से 1724 से 1804 तक इनका कार्यकाल था। और हीगल का कार्यकाल 1770 से 1831 ईसा पूर्व तक था। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा किस प्रकार है? तो पहला पॉइंट है, इस काल में विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। जैसे 84 वैश्रण की वार्ता, 252 वैश्रण की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। अगला पॉइंट है, इससे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को समझा जाता है, जो इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक रचना लिखी जिसका नाम इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी था, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार मिलता है। अगला पॉइंट है, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ का। अगला पॉइंट है, 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें से 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन व परिवर्तन किए गए। आगे देखते हैं। ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को जाता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1838 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो जो शिव सिंह सेंगर थे, इनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में लगभग 1000 भाषा के कवियों का जीवन चरित्र उदाहरण सहित इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्तिकाल हिंदी का काव्य स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सन 1929 ईस्वी तक हिंदी जगत में लिखे हुए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के लेखन के लगभग 1 शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के अनंतर आचार्य द्विवेदी की इस इतिहास संबंधी रचनाएं प्रकाशित हुईं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में 639 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि में किया। ये 1938 ईस्वी में किया, जो 1693 ईस्वी तक कालावधि में किया था। अगला पॉइंट है, संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण के अनुसार किया गया। अगला पॉइंट है, स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। आगे देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र जी की रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का उत्तरी भारत का संत परंपरा, प्रभु दयाल मित्तल जी का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का अतीत, श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टीकम सिंह का डॉक्टर तोमर सिंह हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनादिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े के आधुनिक काल संबंधित विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की प्रभृति विद्वानों के प्रेमाख्यानक काव्य संबंधी शोध प्रबंध आदि ऐसे 100 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, काल विभाजन और नामकरण। किस प्रकार से काल विभाजन होता है आदिकाल का और उसका नामकरण किस प्रकार से और कौन कौन देते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, ऐतिहासिकता के अनुसार देखते हैं, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि में बांटा गया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल जो प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड माना जाता है, और स्वतंत्रोत्तर काल आदि में विभाजन किया गया। अगला पॉइंट है, चैतन्य तथा गांधी का अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था, जो साहित्य में व्यापक रूप से मुखरित होता रहा। अगला पॉइंट है, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ तथा भारतेंदु व्यक्ति न होकर एक संस्था के युग निर्माता थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंब लिया गया है। तो देखते हैं अगला पॉइंट, संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रही है। अगला पॉइंट है, 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से प्रायः मुक्त हो चुकी थी। 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। आगे देखते हैं, नामकरण की समस्याएं। अगर नामकरण है तो समस्याएं भी हैं।
तो देखते हैं कैसी समस्याएं हैं। पहला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभक्त कर उनका नाम क्रमशः इस प्रकार किया। तो पहला है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आगे देखते हैं। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान कहा है। आगे देखते हैं। प्रथम और द्वितीय उत्थान काल के विषय में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन्हें क्रमशः भारतेंदु काल, द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है, तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्हें कोई नाम नहीं दिया गया। अगला पॉइंट है, तीसरे चरण में सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद, अतः उसका उचित नाम छायावाद काल ही हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आदिकाल 7वीं शती की मध्य 14वीं शती के मध्य तक, और भक्ति काल है 14वीं शती की मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, और रीतिकाल का समय है 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, और आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक माना जाता है। आइए देखते हैं आगे और किस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। तो पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, तो 1900 से 1918 तक माना गया है। छायावाद का समय 1800 से 1938 तक माना गया है। और छायावाद उत्तर काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रगति प्रयोग काल, जो 1938 से 1953 है। दूसरा नवलेखन काल, जो 1953 से अब तक माना जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे होता है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, अपभ्रंश भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। अगला पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पहले विद्वान हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। आगे देखते हैं। अधिकांश विद्वान अवहट्ट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। अधिकांश विद्वान जो हैं अवहट्ट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है। अब देखते हैं कवि, जो प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। तो डॉक्टर शिव सी सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नाम के किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। काफ़ी विद्वानों का मत यही है कि पहले कवि सरहपा है, और राहुल जी का भी मत यही है। आगे देखते हैं। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है, और हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। अगला पॉइंट है, सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। आगे है, सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत है। आगे देखते हैं। राहुल ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। अगला पॉइंट है, आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है। अगला पॉइंट है,
सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। आगे देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र बंधुओं ने तदर्थ 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले गए हैं। आगे देखते हैं नामकरण की समस्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। आगे देखते हैं प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अगला पॉइंट है, आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मत का प्रश्न है, वे उसे चारण काल या ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल जो मिश्र बंधु ने कहा है, आदिकाल जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि कई नामों से पुकारते रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गारसा द ताशी ने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। अगला पॉइंट है, ताशी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तजाकिरा-ए-शुअराई में का हिंदी नामक इतिहास लिखा, हिंदी नामक। अगला पॉइंट है, प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें आकारादि क्रम अपनाया गया है। आगे देखते हैं, काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला पॉइंट है, ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। अगला पॉइंट है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीरकाल नामक नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता। तो दोस्तों, ये आदिकाल की संबंधित नाम से संबंधित प्रश्न हैं, 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।